हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपका चैप्टर 1 जो था साइंस का वो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। और हमने इसमें आपका इससे पहले चैप्टर 5 जो था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण वो इसलिए पढ़ा है कि सबसे पहले आप जो तत्व होते हैं आपके उनके क्या क्या चिन्ह होते हैं, किस तरह उनको दिखाते हैं, ठीक है, उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप पहले जान लें उसके बाद ही आप जब केमिस्ट्री के अंदर आ रहे हो, मतलब रसायन विज्ञान के अंदर आ रहे हो, तो फिर ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा इन चीज़ों को समझना कि आगे रासायनिक अभिक्रिया किस तरह लिखी जाती है, क्या कुछ उसमें होता है, ठीक है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो चैप्टर 1 में हमने अभी तक क्या किया? चैप्टर 1 में हमने अभी तक आपको जो इंट्रोडक्शन था यानी कि परिचय, हमने चैप्टर 1 का वो दिया था आपको कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें आएगी, क्या क्या चीज़ें आप सीखोगे, ठीक है। इससे पहले बेटे मैं आप जैसे एक बार रिपीट करते रहता हूँ कि ये वाला चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो इससे पहले आपके अंदर चैप्टर 5 10वीं क्लास का जो हमने अभी पढ़ लिया और चैप्टर 3 9वीं क्लास का वो था आपका अणु एवं परमाणु। ये दो चैप्टर आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि स्टूडेंट को क्लियर नहीं है तो चैप्टर 5 तो हमने पढ़ लिया है, उसको वापस वीडियोस देख लो। चैप्टर 3 अभी 9th क्लास में चल रहा है, ठीक है, तो आप उसकी वीडियोज़ भी देख सकते हो, या फिर आपको तब भी दिक्कत है तो आप मुझको अलग से बता सकते हो, मैं उनके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जो भी है कुल मिला के आपको पहले समझनी है वो दोनों चीज़ें, और अगर आपको पहले से ही पता है तो फिर बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं आज के टॉपिक जो कि आपका रासायनिक समीकरण, ठीक है। देखो सबसे पहली बात ये क्या होता है, ये हम इसकी परिभाषा हमने कल बता दी थी। अच्छा, अब रासायनिक समीकरण जो होती है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो देखो। मान लो किसी कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें दो अभिकारक है या फिर दो रसायन बोलो अभी आप, उसमें कोई दो रसायन है, मान लो एक रसायन ए है और एक रसायन बी है, हमने ऐसे ही नाम दे दिया क्वेश्चन को, ठीक है। एक रसायन का नाम ए है, एक रसायन का नाम बी है, इन दोनों ने अभिक्रिया की कुछ, ठीक है, आपने इन दोनों को मिलाया, इन्होंने कुछ अभिक्रिया की और अभिक्रिया करने के बाद इन्होंने मान लो कोई ए बी नाम का कोई अलग यौगिक बना लिया, ठीक है। पहले तो अलग थे, ये ए अलग तत्व है, बी अलग तत्व है, इन दोनों ने अभिक्रिया की और अभिक्रिया करने के बाद कोई ए बी नाम का एक यौगिक बना करके दे दिया आपको, ठीक है। अच्छा, तो इस समीकरण को देखो कि इसमें रसायन है, रसायन के बीच में अभिक्रिया हुई और यहाँ पर आ गया। अब मैं आ जाता हूँ थोड़े आपके डेली लाइफ में, ठीक है। क्या होता है, मान लो आप मैग्नीशियम लिया आपने, मैग्नीशियम की जो छड़ होती है ना, मैग्नीशियम की छड़, उसको लिया आपने और आपने ऐसे माचिस ली और उसको जला करके देखा। जब आप उसको जला रहे हो तो वो जलना स्टार्ट करेगी, सीधी सी बात है। जब वो जल रही होती है असल में जलते समय वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही होती है जो कि आपके वातावरण में उपस्थित होती है, ठीक है। ये आपकी ऑक्सीजन हो गई O2, ठीक है। मैग्नीशियम जो कि आपकी छड़ आपने ली थी और इसको आपने जलाया मतलब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही थी, वातावरण में ये ऑक्सीजन होती है, ठीक है। इन दोनों की अभिक्रिया होने के बाद क्या बनता है, एक अलग ही यौगिक बन जाता है जिसको आप बोलते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इन दोनों ने अभिक्रिया की, इनके बाद एक यौगिक मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अच्छा, अब आप ये कैसे बताओगे कि इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई है? देखो अब थोड़ा सा देखो परिभाषा हमने कल देखी थी, किसी भी रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले कारकों या रसायनों को तो कहा जाता है अभिकारक। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाएगा अभिकारक। रासायनिक समीकरण के अंदर भाग लेने वाले रसायनों को बोला जाता है अभिकारक। इसमें ये भी अभिकारक है और ऑक्सीजन भी अभिकारक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाला जो भी चीज़ जो रहेगी, अभी उसको चीज़ बोलते हैं, या फिर बनने वाला अवयव, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाला अवयव, उस अवयव को बोला जाता है उत्पाद, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है उसको दिखाया जाता है इस तीर के निशान से। कैसा? एक ऐसा तीर का निशान लगा दो, वो आपको दिखाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। मतलब इस तीर के निशान का दिखाने का मतलब है आपने इन दोनों को मिलाया, इन दोनों की अभिक्रिया हुई और अभिक्रिया होने के बाद, मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद क्या हुआ, ये बाद का साइन है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो अभिक्रिया की दिशा बताने वाला चिन्ह,
ठीक है। अभिक्रिया होने के बाद बना आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बोलते हो, और जो कि एक उत्पाद है। सही है। रासायनिक अभिक्रिया से पहले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रसायनों को बोला जाता है अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाला अवयव उसको बोला जाता है उत्पाद। ठीक है। इस रासायनिक समीकरण के अंदर ये जो है Mg, ये है आपका मैग्नीशियम, ठीक है, ये है आपका मैग्नीशियम, ये है आपका ऑक्सीजन गैस, ठीक है, और ये आपका जो उत्पाद है, उत्पाद यहां पर आपको बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। उत्पाद क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। A+B, जैसे कि हमने आपको बताया था, अभिकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया का अंदर भाग ले रहे हैं, अभिक्रिया होने के बाद उन्होंने एक उत्पाद बनाया। ठीक है। ऐसे ही हमने एक सीधा आपका डेली लाइफ का एक एग्जांपल ले लिया। आपने मैग्नीशियम की छड़ ली, उसको जला करके देखा, ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया की, अभिक्रिया के बाद उन्होंने उत्पाद बना कर दे दिया, और उत्पाद क्या है यहाँ पे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। बेटा मैं चाहता हूँ कि आप इनके नाम भी हाथों हाथ याद करते जाए। जैसे Mg का मैग्नीशियम होता है, O2 का ऑक्सीजन होता है, MgO को मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसलिए आपको चैप्टर 5 जो था वो पहले नंबर पर पढ़ाया था। ठीक है। अच्छा, ये तो तरीका है एक रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का, ये मैंने आपको सीधा बताया। असल में बहुत पहले जब रासायनिक अभिक्रिया का इजाद नहीं हुआ था, उससे पहले रासायनिक अभिक्रिया पता कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे कि अच्छा, इसको अगर लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे कि मैं लिख के बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, पूरा हिंदी में, मतलब हालांकि वो तो इंग्लिश में लिखते थे, लेकिन हम हिंदी में पढ़ रहे हैं क्योंकि, इसलिए मैं हिंदी में लिख के बता रहा हूँ। मैग्नीशियम को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ऑक्साइड का निर्माण होता है, ये बोला जाएगा इस छोटी सी समीकरण। ठीक है। क्या लिख रखा है? पूरा लिख रखा है आपने कि मैग्नीशियम को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। पहले ऐसे लिखते थे, लेकिन जब और भी आपके वैज्ञानिक आए, उन्होंने सोचा कि इस पूरी तरह से लिखना ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लग रहा था आपका। तो आपके एक डोल्टन, एक साइंटिस्ट थे, जो कि हमने 9th क्लास में बताया था। सबसे पहले उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि क्यों ना इनके सिंबल बना दी जाए, यानी कि उनके कुछ चिन्ह से दर्शाया जाए इनको। जैसे कि मान लो मैं एक और चीज़ बता दूँ, हाइड्रोजन को उन्होंने चिन्ह दिया था, ये हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को चिन्ह दिया था इन्होंने खाली O, ऑक्सीजन को। ठीक है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन को ये चिन्ह दिया था। आपका जो कह सकते हैं मरकरी को उन्होंने चिन्ह दिया था कुछ अलग ही, ये चिन्ह दिया था। ठीक है। ऐसे अलग तरह के उन्होंने चिन्ह दिया था। हालांकि ये चिन्ह भी सही नहीं थे एक रासायनिक अभिक्रिया को बताने के लिए। उसके बाद और भी वैज्ञानिक आए जिन्होंने ये चीज़ बताई, लेकिन हाँ, इन्होंने स्टार्टिंग कर दी कि रासायनिक अभिक्रिया या फिर रसायनों को इस तरह लिखने के बजाय हम अगर चिन्ह के रूप में दर्शाए तो उनको लिखना और समझना ज़्यादा आसान होगा। उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए, और करते करते हम एक ऐसे समय में आप पहुँचे जहाँ पर रसायनों को उनको चिन्हों से दर्शाया जाने लगा, जैसे कि Mg मैग्नीशियम, O2 ऑक्सीजन, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। ऐसे इनको दर्शाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, ये तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह लिखते हैं और इनका क्या क्या मतलब होता है। ये इसकी दिशा को दर्शाता है, ये दोनों अभिकारक कहलाते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसको उत्पाद बोलते हो आप। ठीक है। अच्छा, अब बेटा मेन क्वेश्चन ये आता है कि इसमें एक और चीज़ असल में आने वाली है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था चैप्टर 3 में कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना? बिल्कुल पढ़ा था। वो क्या बोलता है? रासायनिक विज्ञान में द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है? वो कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो रसायनों का निर्माण हो सकता है, ना ही रसायनों को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। दोबारा सुन लो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
या फिर इसको और अच्छे से बोला जाए, क्योंकि हम द्रव्यमान संरक्षण बोल रहे हैं, इसको ऐसा बोला जाएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का द्रव्यमान तथा अभिक्रिया के बाद उत्पादों का जो द्रव्यमान रहेगा वो सदैव नियत रहेगा। जैसे मान लो मैग्नीशियम का कुछ द्रव्यमान है, ऑक्सीजन का कुछ द्रव्यमान है, तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले इनका द्रव्यमान मान लो हमने 2 ग्राम मान लिया। इन दोनों का जो वजन है वो द्रव्यमान बोलना चाहिए, उन दोनों का जो द्रव्यमान है वो 2 ग्राम है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी इनका जो द्रव्यमान आएगा वो 2 ग्राम ही आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो पूरा का पूरा जो प्रकृति है, प्रकृति के एक बहुत बड़े नियम का आप उल्लंघन कर रहे हो, जो कि प्रकृति को तो नहीं चाहती हम वो करें, लेकिन हम यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान और रासायनिक अभिक्रिया के बाद का जो द्रव्यमान होता है वो दोनों द्रव्यमान समान रहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले अगर आपको 2 ग्राम मिल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी आपको जो उत्पाद मिलेगा वो भी 2 ग्राम का ही मिलेगा। अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो आपको उनको व्यवस्थित करना पड़ेगा, आप उनको बैलेंस करना होगा, ठीक है, इन दोनों को बैलेंस करना होगा। अच्छा, अब बात आती है कि रासायनिक जो समीकरण होती है इनको बैलेंस कैसे करें। ठीक है, मैं आसपास की चीज़ें हटा रहा हूँ जिससे कि दूसरी चीज़ें लिखी जा सके। ठीक है, देख लीजिए ये परिभाषा भी है और ये सिंबल भी हटा रहा हूँ मैं ना, ए बी करके जो मैंने बताए थे। अभिकारक इनको भी हटा देते हैं, इनको भी 2 ग्राम हमने ये भी बता दिया और ये भी। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ चैप्टर 3 को दोबारा पढ़ लेना, और अगर वास्तव में दोबारा पढ़ना है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो मुझे बता देना, मैं दोबारा चैप्टर पढ़ा दूंगा, लेकिन पढ़ना जरूर है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि सर इसको हमें बैलेंस करना है। ठीक है, इसका तो बैलेंस करने के लिए क्या देखना पड़ेगा आपको कि अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान देख लो आप एक एक अभिकारक का। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी, तो अब आपको इसको बैलेंस करना है या फिर संतुलित करना है। अच्छा हम क्योंकि हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम में बैलेंस वर्ड नहीं है, इसको संतुलित बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो या तो आप बैलेंस बोल लो, रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना, या फिर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, इतना तो हम जानते हैं। ठीक है, अच्छा तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, पहले तो मैं लिख देता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना या फिर आप सीधे सीधे बोल सकते हो बैलेंस करना। हालांकि अब हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं तो आप संतुलित बोल सकते हो, बैलेंस को हटा सकते हो। ठीक है, बस ये ऐसे लिख लिया है कि कहीं आप सुनो तो थोड़ा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने पहले बैलेंस वर्ड लाया और फिर संतुलित। अच्छा जी, तो मुझे इसको बैलेंस करना है तो एक एक का मैं द्रव्यमान देख लेता हूँ और रासायनिक अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान मिला लेता हूँ और आपकी बैलेंस हो जाएगी। देखो जी, सबसे पहले तो सबसे इजी वाला लिया है मैंने, इसलिए देखो मैग्नीशियम यहाँ पर कितना है, 1 परमाणु है उसका। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2। अच्छा ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद देखो मैग्नीशियम कितना है, 1। रासायनिक अभिक्रिया से पहले मैग्नीशियम 1 था, अभिक्रिया के बाद भी मैग्नीशियम 1 है। ठीक है, अच्छा अब ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन अभिक्रिया से पहले कितना था, 2 ऑक्सीजन थे, और अभिक्रिया के बाद कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 है। मतलब आपके द्रव्यमान संरक्षण नियम का जो पालन है वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इसको 2 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो अब मेन दिक्कत स्टार्ट हो रही है और हम उसके लिए पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप इन दोनों को बॉक्स में बंद कर लो, इन सभी को, इनको छोटा सा एक बॉक्स बना लो, उसमें आपने बंद कर लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इनको लिख लो, इनके अभिकारक जो है उनको लिख लो। अभिकारक कौन कौन से आपके, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपके अभिकारक हैं। अच्छा जी, यहाँ पर लिखनी है आपको अभिकारकों की संख्या। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखनी है, चलिए इसको छोटा करके लिख दें क्या, अभिकारकों की संख्या, और यहाँ पर आपको लिखना है उत्पादों की
संख्या। अच्छा, ये आपने लिख लिया, ये छोटी सी एक टेबल बना ली। ठीक है जी। अच्छा, ये आपने टेबल बना ली और ये आपने जो भी अभिकारक आपके अभिक्रिया में लिए गए हैं, यहाँ कुछ मत पूछो, ठीक है, यहाँ पर इनका नाम लिख सकते हो आप। अच्छा, अब देखो मैग्नीशियम अभिकारकों की संख्या कितनी है, मतलब मैग्नीशियम के जो परमाणु हैं वो कितने हैं, अभिकारकों में कितना है आपको पता है ना, ये अभिकारक है और आपका ये उत्पाद है ना। तो देखो अभिकारकों की संख्या कितनी है मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम यहाँ कितना है 1, तो आप यहाँ पर भी लिख दोगे 1। रासायनिक अभिक्रिया के बाद मैग्नीशियम कितना है 1, तो उत्पादों की संख्या में भी आ जाएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन की संख्या देखो, अभिक्रिया से पहले ऑक्सीजन की संख्या 2, आपने लिख दी यहाँ पे आराम से 2। ठीक है, अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1। तो मुझे बताओ अब ये संतुलित है क्या, पहले 1 था बाद में 1, ये संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले 2 था बाद में ये 1 हो गया है, मतलब यहाँ पे ये संतुलित नहीं है। हमको किसको संतुलित करने की ज़रूरत है, ऑक्सीजन को। अब एक और चीज़ देखो, नए नए नियम आएंगे अभी आपके। किसी भी रासायनिक समीकरण को, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको जो धातु होते हैं, धातु, उनको संतुलित करो। उसके बाद आपको करने हैं अधातु और साथ में उपधातु, इनको संतुलित करो आप। पहले ये संतुलित करना है, फिर दूसरे नंबर पर ये संतुलित करने हैं, तीसरे नंबर पर आप जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन, इसको आपको संतुलित करना है। ठीक है, और चौथे नंबर पर आता है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, आपने इसको संतुलित करना है। ठीक है, सबसे पहले धातु, अधातु और उपधातु, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनको आपको संतुलित करना है सबसे पहले। ठीक है, एक और चीज़ मैं वापस आ जाता हूँ इस पर। हम ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, ऑक्सीजन अभी संतुलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 करने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 को 2 से गुणा कर दे क्या, 1 को 2 से गुणा करने पर ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, फिर ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, एक बार करके देखते हैं। और जो भी आप लिखोगे ना, वो आप इन बॉक्स जो डब्बे बनाए इनके बाहर लिखना है आपको। तो आपने लिख दिया यहाँ पर 2 आपने कहाँ लिखा था, उत्पादों में, तो आपने भी उत्पादों में लिख दिया 2। अब इस 2 को लिखने का मतलब क्या हो गया, देखो इस 2 को लिखने का मतलब है मैग्नीशियम 2 हो गए, मतलब मैग्नीशियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु। इसको करने से क्या हुआ, ऑक्सीजन के जो परमाणु थे वो तो संतुलित हो गए कि यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया। लेकिन अगर आप जब चेंज करा तो वापस मैग्नीशियम को देखो, अब मैग्नीशियम के कितने परमाणु हो गए, अभिक्रिया से पहले 1, अभिक्रिया के बाद 2, तो मतलब मैग्नीशियम को भी आपको संतुलित करने की जरूरत है। ठीक है, अभी उत्पादों की संख्या मैग्नीशियम में कितनी हो चुकी है, 2 लिखा हुआ है ना, 2 mg, तो 2 यहाँ पे होगा। इसको 2 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि सर इसको भी ऐसा करो, 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अच्छा, इसके कहने का मतलब क्या, आपको अभिकारकों में 2 लिखना है, अभिकारकों में आपने लिख दिया 2। अब देखो क्या अब ये संतुलित है, बिल्कुल संतुलित है। मैग्नीशियम अभिकारकों की संख्या 2, उत्पादों की संख्या 2, संतुलित। मैग्नीशियम हो गया आपका संतुलित। ऑक्सीजन की संख्या देखो, अभिकारकों की संख्या 2 है, उत्पादों की संख्या 2 है, ऑक्सीजन भी हो गया आपका संतुलित। और आप यहाँ से भी चेक करके देख सकते हो कि मैग्नीशियम के 2 परमाणु, मैग्नीशियम के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु। हमने आपको कल बताया था ना कि ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या, इसके आगे 4 लिखा है तो इसका मतलब क्या, इसके आगे 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या। ठीक है, ये एक साथ है तो इसको क्या बोलोगे, अलग अलग है तो क्या बोलोगे। जैसे इसको तत्व हैं ये सारे के सारे, ये आपके यौगिक बन रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी और ये छोटा सा और सिंपल तरीका है आपको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का। ठीक है, अब एक और चीज़ देखिए बेटा, क्या होगा, आपको हमेशा इसी क्रम में चलना है। क्या किया आपने, सबसे पहले तो धातु को संतुलित किया, फिर अधातु को संतुलित किया। अब जैसे ही आप धातु के बाद इन तीनों में से कोई भी चीज़ को संतुलित करोगे ना, तो वापस से पूरी की पूरी समीकरण को वापस से जांचना है। जैसे मान लो आपने अधातु के अंदर कुछ चेंज किया, अधातु के अंदर मान लिया आपने 2 या 3 लिख दिया। ठीक है, अब जैसे आपने कुछ परिवर्तित किया इसके अंदर, तो वापस से आपको फिर धातु को चेक करना है, धातु बैलेंस है या फिर धातु संतुलित है, ठीक है, अधातु संतुलित है, ठीक है। मान लो अभी आप आ गए ऑक्सीजन पर,
आपने ऑक्सीजन को संतुलित करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन तो संतुलित हो गई, जैसे आपने इसको चेंज करने की कोशिश की, इसके आगे मान लो 2 या 3 5 जो भी हमको जरूरत हुई हमने लगाया, उसके बाद वापस से आप धातु को चेक करो, फिर अधातु को चेक करो, फिर ऑक्सीजन को चेक करो, और सबसे लास्ट में चेक करो आप हाइड्रोजन को। और जैसे ही हाइड्रोजन में आपने कुछ परिवर्तन किया, फिर दोबारा से पूरे के पूरे धातु, अधातु, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये सुनने में लगता है कि सर कितना बड़ा ये प्रक्रिया होगा, लेकिन छोटा सा प्रोसेस है, ठीक है। तो ये छोटा सा तरीका है इनको लिखने का। अब एक और चीज़, जब आप ये संतुलित हो जाए तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो बाहर इनको 2mg प्लस O2 2mgO, ठीक है। एक और चीज़ है, इन बॉक्स का मतलब एक और है कि इन बॉक्स के अंदर आप कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, मतलब बॉक्स के अंदर कुछ परिवर्तित नहीं कर सकते, बॉक्स के बाहर आप कर सकते हो, ठीक है। और हमेशा आप जो यहाँ पर लिखोगे 2 1 या फिर जिसकी भी जरूरत होगी, जिससे भी हम गुणा करेंगे, वो हमेशा एक पूर्ण संख्या रहेगी। पूर्ण संख्या मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने 0.5 से गुणा कर दिया, या फिर 2.6 से गुणा कर दिया, या फिर 1/2 से कर दिया, या फिर 3/4 से गुणा कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये तरीका है इनको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का, ठीक है। अब एक और वो देख लेते हैं बेटा, जो आपकी बुक में भी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप स्टूडेंट ने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, ये चीज़ कैसे पता लगेगी कि अभिक्रिया के बाद कौन सा यौगिक बनने वाला है या फिर कौन सा उत्पाद बनने वाला है, ये चीज़ डिसाइड कौन करेगा, इसका निश्चय कौन करेगा, ठीक है, डिसीजन कौन लेगा इसका, वो देख लीजिए। असल में पता है आपको ये कैसे बना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, क्या बोल रहे हैं, अब ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नीशियम की संयोजकता क्या होती है, +2, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है, -2। आपको पता है समान संयोजकता आ जाती है तो वो कट जाते हैं, जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, समान संयोजकता आते ही ये कट जाते हैं और खाली एक ही अणु, असल में जो क्रिया होगी तो O की होगी, ठीक है। और खाली जब कटने के बाद जो चीज़ें बचती वो ऐसे की ऐसे लिख दी जाती, एज इट इज लिखती जाती, बचा क्या खाली MgO, ठीक है। इस तरह से लिखा गया है MgO, ना कि ऐसे लिखा गया है MgO2, ठीक है, या फिर MgO5, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें तो हो गई बेटा, इनको संतुलित कैसे करें। अब एक और चीज़ ले लो, ऐसे मान लो हमने एक समीकरण ली, हम उसको थोड़ा लिखने का तरीका देखना चाह रहे हैं कि आपने लिया बेरियम और क्लोराइड, इन दोनों की आपने अभिक्रिया करवाई और अभिक्रिया के बाद आपको मान लीजिए बेरियम क्लोराइड मिल गया, ठीक है। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है और आप किसी दूसरे तरीके से भी इनको प्राप्त कर सकते हो, लेकिन खाली समझाने के लिए आपने लिया बेरियम क्लोराइड और ये मिल गया आपको बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, अब बेरियम क्लोराइड ये BaCl2 ही क्यों मिल रहा है और कुछ क्यों नहीं मिल रहा, सबसे पहले तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, संतुलित कर ले इसको। देखिए बेरियम कितना है 1, बेरियम कितना है 1, ठीक है। अब बॉक्स वाला ना वो आपको समझाने के लिए था, अब आगे जैसे आप करोगे तो आप सीधे लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, बेरियम कितना है 1, बेरियम कितना है 1, ठीक है। क्लोरीन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2, मतलब कि अभी कि संतुलित है, आपको कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये बना कैसे, तो वही आपके बेरियम की संयोजकता +2, क्लोरीन की संयोजकता -1, तो आप इनको एक दूसरे से आप बोलते हैं ना वज्र गुणनफल, है ना, वज्र गुणनफल या फिर क्रॉस में इनको गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद क्या मिलेगा, गुणा करने पर इनके जो चिन्ह होते हैं ना वो तो हट जाते हैं, खाली संख्या रह जाती है। बेरियम को जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, खाली बेरियम आएगा। क्लोरीन को जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, क्लोरीन 2 मतलब Cl2, तो इस तरह आएंगे BaCl2, ठीक है। अच्छा, तो ये इनकी संख्या रहेगी और ये इनको लिखने का तरीका रहता है। बेटा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम खत्म करते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। देखिए आपने आयरन को लिया और आयरन को पानी की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया हुई तो इसने बना करके दिया आपको Fe3O4, ठीक है, Fe3O4। अच्छा एक सेकंड रुकिए, हाँ जी सॉरी,
हाँ जी, तो हमने क्या लिया, हम आयरन लिया आपने, ठीक है। इनका आप नाम भी मेरे हिसाब से बेटा याद कर दे जाओ सीधे सीधे, जैसे कि आपको पता है इसका आयरन है, ये आपका वाटर होता ही है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद इसने दिया आपको Fe3O4, इसको बोल सकते हो आप फेरिक ऑक्साइड, या फिर इसका और अच्छे से नाम जो कि आपके अगले चैप्टर में पढ़ोगे उसको बोलोगे आप ट्राईफेरिक टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। तो साथ में आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस, इसको बोल सकते हो आप। मैं लिख देता हूँ, अच्छा मैंने हिंदी इंग्लिश में लिख दिया क्या। तो इसको बोला जाएगा लोहा, इसको बोला जाएगा पानी, इसको बोला जाएगा ट्राईफेरिक टेट्रा ऑक्साइड, या फिर आपको इसको सीधा सा फेरिक ऑक्साइड बोल सकते हो, ठीक है। और ये आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही है। अच्छा, अब हमको इसको संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए या तो आप सीधा ही आप लगा के देखते जाइए, ठीक है। कुछ यहाँ पे चेंज किया, वहाँ पे चेंज किया, या फिर आप इसी तरह बॉक्स बना करके भी कर सकते हैं, ठीक है। हम एक बार बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। अपने को क्या क्या है इसमें तत्व है, अभिकारक कौन से हैं, एक तो आयरन है, एक क्या है हाइड्रोजन है, एक क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है जी। और क्या क्या है, और कुछ नहीं है, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, इनकी अभिक्रिया हो रही है। अच्छा, आयरन के परमाणु की संख्या अभिकारकों में कितनी है, 1, अभिक्रिया के बाद कितनी हो गई है, 3। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या अभिकारकों में कितनी है, H2 मतलब कि 2, अभिक्रिया के बाद कितनी हो गई है, 2। भाई ये तो पहले से संतुलित है, ठीक है। तीसरी देखिए, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 1, अभिक्रिया के बाद कितनी हो गई है, 4। तो आपने लिख दिया यहाँ पे 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या ये संतुलित है क्या, इनको देखो थोड़ा, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, संतुलित नहीं है। 2, 2 संतुलित है, 1, 4 संतुलित नहीं है, ठीक है। तो आपको संतुलित करना पड़ेगा, और सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे, धातु को, ठीक है। धातु कौन है इसमें, आपका जो लोहा है आयरन, ये धातु है, ठीक है। आयरन को कर लेते हैं, इधर 3 है, इधर 1 है, इसको 3 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि सर 3 से गुणा कर दो, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छा 3 से गुणा कर दो, इस गुणा करने का मतलब है कि आपने यहाँ पर भी 3 लिख दिया, और अब यहाँ पर 3 लिखने का मतलब है कि अभिक्रिया से पहले 3 लोहे के परमाणु हो गए या फिर आयरन के परमाणु हो गए, और अभिक्रिया के बाद भी 3 आयरन के परमाणु है। इसका लिखने का मतलब ये हुआ खाली, ठीक है। अच्छा, तो 3 लोहे, 3 आयरन या लोहे कुछ ही बोल दो, 3 परमाणु इधर हो गए, 3 इधर हो गए, ये तो हो गया भाई बैलेंस, ठीक है। अगली बारी किसकी आती है, अधातु की। अधातु यहाँ पर कोई है नहीं है, हालांकि है आपका जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अधातु है, लेकिन हम हाइड्रोजन को तीसरे नंबर पर लाते हैं, सॉरी चौथे नंबर पर, ऑक्सीजन को तीसरे पर। हमने सबसे पहले जो आपके अधातु रहेंगे ना, अधातु इन दोनों के अलावा जो भी बचे उनको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, इसमें है नहीं तो हम ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 1, ऑक्सीजन 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, 4, वही तो हमने लिखा है, ऑक्सीजन 1 है यहाँ पे 4। तो क्या कर सकते हो आप इसको 4 बनाने के लिए, कि आप सर इसको 4 से गुणा कर दे क्या, 1 गुणा 4, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या लिखना है आपको, 4, आपने लिख दिया 4। यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन, 4। अब जैसे ही आपने कुछ परिवर्तन किया, जैसे ही आपने कुछ चेंज किया, तो वापस आ जाओ धातु पे, धातु से चेक करो, धातु कितने हैं यहाँ पे, आयरन कितना है, 3 बार, आयरन 3 बार, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 4 बार, ऑक्सीजन भी कितना है, 4 बार, ये भी ठीक है। अब बचा कौन, सबसे लास्ट में अपन को संतुलित करना है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, अच्छा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को उसको बदलने से हाइड्रोजन अभी कितने हो गए, 4 दूना 8, तो हाइड्रोजन यहाँ पर तो हो गए 8। आपको ये भी चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। अभिक्रिया से पहले हाइड्रोजन हो गए 8, और अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन 2 ही है, ठीक है। अब थोड़ा देखो इसको और सोचो कि इधर 8 है, इधर 4 है, इसको 8 बनाने के लिए क्या किया जा सकता है कि सर आप ना इसको 4 से गुणा कर लो, और 4 दूना 8 हो जाएंगे, इसलिए फिर ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये करके देख लेते हैं। आपको उत्पादों में 4 लिखना है, उत्पादों में हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर आपने लिख दिया 4। देखो जैसे आपने कुछ परिवर्तन किया तो वापस आ जाओ धातु पर। धातु कितने हैं, आयरन 3, आयरन 3, ठीक है। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन भी 4, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 दूना 8, 8 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितने हैं, 4 दूना 8 हाइड्रोजन। मतलब कि
भैया आपका जो ये इक्वेशन है, आपके जो समीकरण है, ये पूरी की पूरी बैलेंस हो चुकी है। आपको स्टार्टिंग में अभी लग रहा होगा कि सर ये थोड़ा लंबा टाइम लगता है और ये है वह है। जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो वैसे वैसे इजी होते चल जाएगी, और लास्ट टाइम आते आते तो ये बिल्कुल नॉर्मल आप देख कर ही बता पाओगे कि हाँ इस पर यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ पर 4 लिख दो और इसका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसका इधर 3 4 ये लिखने का मतलब क्या है कि बस हमको द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसकी पालना करवानी है, क्योंकि प्रकृति तो ऐसा कर रही है, लेकिन अगर हम अपनी तरफ से नहीं कर पा रहे तो हम उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। ठीक है, तो आयरन 3 लिखने का मतलब यहाँ पे आयरन के 3 परमाणु हैं। 4 H2O लिखने का मतलब है कि H2O जो है पानी, H2O के पूरे 4 वो है, जैसे हमने कल बता रहा था ना, मैं दोबारा बता देता हूँ। 4 H2O लिखने का मतलब है 4 बार H2O। अब अगर इसमें मैं हाइड्रोजन को गिनूँ, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 2 4 2 6 2 8 हाइड्रोजन, वही हमने 8 हाइड्रोजन लिखे हैं। ऑक्सीजन को गिनूँ तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 ऑक्सीजन, तो हमने 4 ऑक्सीजन इधर लिख दिए। ठीक है, तो इस तरह इनको लिखने का मतलब होता है Fe3O4। Fe3O4 एक कंप्लीट खुद में यौगिक है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि भाई आपके 3 फेरस है जो कि आपके 4 ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। अभी कितने बंध बनाते हैं आपके बाद में आएंगे, लेकिन इसके लिखने का मतलब बस ये है कि ऑक्सीजन और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जिस संख्या में जुड़े हैं वो भी लिखी हुई है। अच्छा जी, तो ये हो गया आपकी बैलेंस। कल हम आपको इनको बताएंगे कि इसी रासायनिक अभिक्रिया को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, और ज़्यादा इससे इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा इससे जानकारी लेने के लिए आप इसके साथ क्या कर सकते हो, मतलब